आज की कहानी है सास बहू एक रिश्ता उलझा सा। उफ़ो चीकू बेटा, हर जगह तुमने ये अपना सामान बिखेर रखा हुआ है। अरे बेटा, कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है, सुबह से तीसरी बार मैं ये तुम्हारी बुक सेल्फ ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना। और वैसे भी कल से मैं ये सब कहते कहते ना जाने किस सोच में डूब गई। रचना। ये लो भाई, जो जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ ले आया हूँ बाजार से। अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है, जो मैं शाम को जब अनुराग की किताबें लेने जाऊँगा तब लेता आऊँगा, क्योंकि वो केक शॉप उसी रास्ते में पड़ती है ना। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल साफ की थी और आपने ये गंदा थैला इस पर रखकर फिर से गंदी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए रचना बोली, एक तो आप वैसे भी घर का कोई खास काम तो करते नहीं हैं, और जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल से तो आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पिएंगे। मगर आज तो थोड़ा हाथ बटा लीजिए मेरा। ये कहते हुए तेज हो गई रचना की आवाज़। घर का सारा काम निपटा कर रचना शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई। आज रचना ने खाने में सारी चीज़ें केतकी जी यानी कि रचना की सास की पसंद की बनाई थी। आलू गोभी और बैगन के भरते से लेकर गाजर का हलवा और लौकी की बर्फी भी बनाई थी उसने। और एक नई चीज़ जो रचना के हाथों की बनी हुई केतकी जी पहली बार खाने वाली थी, वो था रचना द्वारा बनाया गया पाइनएप्पल केक। रचना को पता था कि उसकी सास को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो बस इसलिए उसने उनके लिए केक में भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही चुना। वैसे तो रचना की सास कानपुर में ही रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली शहर का माहौल, मौसम और मिजाज तीनों ही सूट नहीं करते हैं। मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मोह में साल में 2 बार या 3 बार यहाँ खींची चली आती थी। दीपक की प्राइवेट नौकरी की भागम भाग में उसे छुट्टी कम ही मिल पाती थी, और फिर इधर उनके बेटे चीकू उर्फ अनुराग का स्कूल, कराटे क्लास और रचना की ट्यूशन क्लासेस। तो बस इन सब के बीच वो चाहकर भी बड़ी ही मुश्किल से किसी तीज या त्यौहार पर ही कानपुर जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय ही निकाल पाते थे। मम्मा, दादी जी आ गई। चीकू की आवाज़ कानों में पड़ते ही रचना ने अपने अस्त व्यस्त कपड़े और बालों को ठीक कर अपने माथे की बिंदिया पर हाथ लगाते हुए अपने सिर पर दुपट्टा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई, जहाँ केतकी जी अपने बेटे दीपक के साथ बस अभी अभी स्टेशन से आकर खड़ी हुई थी। रचना ने सबसे पहले अपनी सासू माँ, हाँ इसी संबोधन से बुलाती थी रचना उन्हें, के हाथों से उनका ट्रैवलिंग बैग लिया और उनके पैर छुए। इस पर केतकी जी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया और फिर बड़े ही जोश के साथ अपने पोते चीकू को गले से लगा लिया। सासू माँ, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रचना ने केतकी जी के सामने मेज़ पर पानी का ग्लास और गाजर का हलवा रखते हुए पूछा। हेलो, हाँ बहन, नमस्ते, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ दीदी कैसी हो? हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ, बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है दीदी, नमस्ते। केतकी जी ने अपनी बड़ी बहन, जो कि एटा में रहती है, को अपनी सकुशल दिल्ली पहुँचने की खबर देकर फ़ोन रख दिया। केतकी जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम धंधा नहीं करते थे। यहाँ तक कि केतकी जी एवं उनके बेटे दीपक का जीवन यापन की सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी कि दीपक के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनके निधन के साथ ही केतकी जी एवं उनके पति का ये सहारा भी खत्म हो गया। तब से दीपक ही हर महीने केतकी जी के अकाउंट में खर्च के रुपए डाल दिया करता है, बल्कि दीपक से ज़्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर पर रचना ही कर दिया करती है। एक तो रचना के ट्यूशन से अर्जित की हुई आय एवं समृद्ध मायका पक्ष उसके पर्सनल अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देता। रचना भली प्रकार से केतकी जी की आर्थिक समस्या को समझते हुए हमेशा अपनी सामर्थ्य से भी अधिक करने का प्रयास करती है। रचना एक अच्छे परिवार से आई हुई एक पढ़ी लिखी, समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्तित्व की स्त्री है।
आज केतकी जी को अपने बेटे व बहू के पास दिल्ली आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था और बीते हुए इस एक हफ्ते में वो कम से कम रचना को 4 या 5 बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि रचना एक बहुत ही आराम परस जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह ही ऑफिस चला जाता है और रचना घर में मालकिन बनकर सारा दिन बैठे बैठे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती, क्योंकि इस बार केतकी जी को उनकी सबसे नापसंद चीज़ यहाँ जो देखने को मिली और वो थी काम वाली बाई, जिससे केतकी जी को सख्त परहेज है। बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े तक धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली बाई ही करती थी, जबकि रचना के बढ़ते हुए वजन की वजह तो कुछ और ही थी, मगर वो केतकी जी की हर एक बात को चुपचाप ही सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पर भी रचना ने कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी। केतकी जी रचना को बात बात पर रोकती टोकती थी। उसके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। वैसे इसमें जितनी गलती केतकी जी की थी, उससे कहीं ज़्यादा गलती रचना की थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत से भी ज़्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलट कर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे बस आपको सही को सही और गलत को गलत ही तो कहना है ना। लेकिन एक बार रचना ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था शायद उसी से पनपने वाले डर ने ही फिर रचना को केतकी जी के सामने सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत नहीं करने दी। अब आगे सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी या नहीं? अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ गया है, और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया, और तो और मेरा पोता भी बेचारा खुद ही ब्रेड और जैम लेकर स्कूल चला गया, केतकी जी ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा, और उन्होंने एक साथ कई बर्तन भी पटके, जिसकी आवाज़ से रचना हड़बड़ा कर नींद से जाग गई और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलकर सॉरी सासू माँ बोलते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। दरअसल रचना को माइग्रेन की दिक्कत है, जो कि उसके जरा सी भी रूटीन चेंज होने से हीट करता है, और सबसे ज़्यादा इसमें उसके सोने और उठने के समय में परिवर्तन उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हुआ ये कि केतकी जी को लगातार 5 दिन सुबह के 4 बजे से 5 बजे तक पूरे 1 घंटे भजन गाने थे, और जिसके लिए उन्होंने रचना को भी अपने साथ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठने की हिदायत दी। हालांकि रचना ने उन्हें माइग्रेन वाली बात भी बताई थी, जिस पर केतकी जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि अरे ये माइग्रेन क्या होता है, और फिर जवानी में ये कैसा दर्द। इसके आगे उनके सामने ना तो रचना ही पलटकर कुछ बोल पाई और ना ही स्वयं उनका बेटा दीपक ही उनसे कुछ कह सका, जिसका भुगतान आज लगातार 3 दिन के माइग्रेन पेन को झेलने के बाद रचना ने अपनी सासू माँ की खरी खोटी सुनकर किया। आज सुबह जानबूझकर दीपक और चीकू दोनों ने ही रचना को जल्दी नहीं जगाया था, बस यही सोचकर कि शायद उसे इस दर्द में थोड़ा आराम मिले, जबकि दीपक सुबह अपनी माँ को ये बात खुद बताकर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। केतकी जी आज पूरा दिन मुंह फुलाए ही रही, और फिर शाम को दीपक के ऑफिस से आते ही केतकी जी ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि वह तो जवानी में कितना घर का काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भी भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग कि कितने लीटर तेल तो दीपक के दादी की मालिश में लग गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आती है कि कितने लीटर, लेकिन इस समय हंसने वाली सिचुएशन ना तो उनकी बहू रचना की थी और ना ही उनके बेटे दीपक की। हाँ, उनका पोता चीकू जरूर अपनी माँ से कितने लीटर पूछ कर हंस पड़ा, जिस पर रचना ने उसे आंखें दिखा दी। केतकी जी बस धारा प्रवाह बोलती ही जा रही थी
और फिर ना जाने कैसे आज दीपक के मुंह से भी शायद गलती से निकल गया कि माँ रचना कितना कुछ तो करती है आपके लिए, तन से, मन से और धन से भी, मगर आप बस दीपक का इतना ही कहना हुआ कि केतकी जी की आंखों से अभी तक निकलती हुई ज्वाला लावा बनकर फूट पड़ी और उनकी आंखों से बह निकली। केतकी जी खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जिस पर दीपक के साथ साथ रचना और चीकू भी दौड़कर उनके पास आ गए और उन्हें चुप कराने लगे। इस पर भी केतकी जी ने अपनी बहू रचना को बड़ी जोर से डांटकर झिड़क दिया, जिसके बाद दीपक भी खुद ब खुद ही वहां से पीछे हट गया। तभी चीकू रचना के कहने पर दौड़कर किचन से पानी का एक गिलास ले आया और उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को वो पानी का गिलास पीने के लिए पकड़ाया, जिस पर केतकी जी ने चीकू को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लग गई। कुछ देर बाद ही केतकी जी ने यह फरमान जारी कर दिया कि वो कल सुबह ही कानपुर जा रही है और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। वैसे तो आज की रात केतकी जी की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी और तभी उन्हें अपनी बात कहने तथा अपने दुखों को बांटने के लिए एक शख्स का ख्याल आया, जो कि उनकी एटा वाली बड़ी बहन थी। उन्होंने फटाफट अपने सिराने रखा हुआ चश्मा उठाया और उसे लगाकर अपनी बड़ी बहन का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार तो उनकी बहन ने फ़ोन उठाया ही नहीं, चाहे रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो सो चुकी थी। मगर जब केतकी जी ने उनका नंबर दोबारा डायल किया तो 2-3 घंटियों के बाद ही उधर से फ़ोन उठ गया। बहन नमस्ते। नमस्ते, इतनी रात को क्या हुआ केतकी, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से केतकी जी की बड़ी बहन का इतना पूछना हुआ कि केतकी जी की आंखें एक बार फिर भर आई और उन्होंने नम आंखों से ही सिसकते हुए उन्हें अपनी आज की पूरी आपबीती सुना दी। अरे आज तक तो बहू ही पराई थी दीदी, मगर आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना बेटा भी पराया हो गया है। इतना कहते कहते सुबकने लगी केतकी जी। देखो केतकी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मगर बहन जहाँ तक मैं रचना को जानती हूँ वो दिल की तो बिल्कुल बुरी नहीं है। और फिर जब तुम खुद ही अपनी बहू को पराया पराया कह रही हो तो फिर तुम उससे अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बाकी रही माइग्रेन की बात, तो हाँ, इसका दर्द तो सचमुच बड़ा ही भयंकर होता है। अरे अपनी वो सरला है ना, रमेश भैया की लड़की, उसे भी यही बीमारी है। बेचारी बहुत दुखी रहती है। और ये मेरे पड़ोस के किशोर की बीवी, भैया ये तो हफ्ते में 4 दिन सिर पकड़कर पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी बूढ़ी सास ही करती है। और फिर केतकी, तुम पर तो अभी ऐसा कोई बुढ़ापा भी नहीं है, हाथ पैर भी चल रहे हैं। अरे बच्चों के पास गई हो तो उन्हें भी थोड़ा सुख दो और खुद भी हंसी खुशी से और सुकून से अपना समय बिताओ मेरी बहन। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं तुमसे कल सुबह इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर उधर से फ़ोन कट गया। अब केतकी जी का मन कुछ हल्का तो ज़रूर हो गया था, मगर उनकी रात अभी भी भारी थी। कहानी का अगला भाग। और मेरा बेटा तो क्लेश से इतना डरता है कि अगर उसकी बीवी दिन को रात कहे तो वो भी रात कहे। तो सुन कि अगर मैं गलती से कभी 2 दिन भी बीमार पड़ जाऊं तो मेरे बच्चों को, मतलब कि मेरे बेटे और पोतों पोतियों को 2 वक्त का खाना भी टाइम से ना मिले। और फिर मैं तो ये सोच लेती हूँ कि चलो हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी तो क्या, हमारे बच्चे ही जी लें। और फिर बहू भी तो अपने ही घर की बच्ची होती है ना, तो अगर अपने बच्चे में ज़रा थोड़ी कमियां भी है तो क्या हम उन्हें त्याग दें या फिर किसी एक गलत सदस्य की वजह से परिवार के बाकी सदस्यों के लिए क्लेश का वातावरण बना दें। मेरी प्यारी छोटी बहन, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारे आसपास जहां आजकल के बहू बेटे अपने माँ बाप की ज़रा सी भी फिक्र या परवाह नहीं करते हैं। और ये तो तू भी मानती है ना कि तेरी बहू करोड़ों में ना सही पर लाखों में तो एक है ही। वो जो कुछ करती है दिल से करती है ना, कि दिखावे मात्र के लिए। और फिर तू ये सोच कि वो सिर्फ एक तेरी खुशी के लिए या तेरे सम्मान के खातिर ही
तो हर बार आने पर काम वाली को छुट्टी दिया करती थी, वरना तू ये सोच कि यदि वो ऐसा ना करती तो तू क्या कर लेती। अगर तेरे टोकने पर वो तुझे ये जवाब देती कि उसका पैसा है, चाहे कुछ भी करे। अरे केतकी, तू तो सचमुच बड़ी ही किस्मत वाली है, जो तुझे रचना जैसी नेक दिल बहू मिली, जिसने इतने सालों में कभी भी तुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मेरी बहन, तू तो बड़ी ही समझदार है, और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे जीवन संघर्ष को। बेटा, ये सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा ही उलझा हुआ सा रिश्ता होता है, मगर तू इसे अब और बेकार की औपचारिकताओं में फंसकर मत उलझा दे। बेटा, इसे अब तू अपने स्नेह और अपनेपन से इस कदर सुलझा दे कि कभी किसी को संदेह भी ना हो कि इसमें कभी कोई उलझन भी थी। बाकी तू खुद समझदार है, अब तू अपना फैसला खुद ले। चल अच्छा, मेरा खाना बनाने का समय हो गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। नमस्ते बहन, कहकर केतकी जी ने फ़ोन रख दिया और अब किचन की तरफ चल दी चाय बनाने। रचना बाजार से लौटी तो वे डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पोहे और चाय को देखकर एक अनजाने डर और शंका से भर उठी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले कि केतकी जी ने उसके हाथ से सब्जी का थैला पकड़ते हुए कहा, बेटा आ बैठ, चाय पी ले, देख जरा मेरे हाथ के पोहे कैसे बनते हैं। सासू माँ सॉरी, शायद मुझे देर हो गई लौटने में, मगर आप क्यों परेशान हुई, मैं बस आकर बना देती। रचना इसके आगे कुछ बोली पाती उससे पहले ही केतकी जी ने रचना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तू सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है, तो क्या हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? और फिर अब तेरी भी उम्र बढ़ रही है और मेरी भी। हंसते हुए केतकी जी बोली, अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है बेटा। इस आत्मीयता भरी बात को सुनकर रचना की आंखें छलछला गई और वो अनायास ही केतकी जी के गले से लग गई। अब सास बहू दोनों की ही आंखें नम थी। दीपक भी ऑफिस से आ चुका था और चीकू को भी पोहे की खुशबू उसके कमरे से डाइनिंग टेबल तक खींच लाई थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था और माहौल में एक अलग सी शांति और संतुष्टि बिखरी हुई थी। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।